कर इसको ट्राई करो, सोच लो एक बार, फिर बात करते हैं। लीप ईयर में पहले बताओ कि दिन कितना होता है? 366, एक दिन ज्यादा होता है लीप ईयर में, है ना। तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, देखो जब आप 366 को 7 से डिवाइड करोगे तो यू विल अगेन गेट 5 लगाओगे तो यहाँ पर 35, 16, 2 लगाओगे तो 14 और यहाँ बचेगा 2। तो 366 इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 52 इंटू 7 प्लस 2। ध्यान से सोचना वापस से इस लाइन का मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग मेरे ख्याल में यही होना चाहिए कि एक लीप ईयर के अंदर में 1 लीप ईयर इज इक्वल्स टू 52 वीक्स, ठीक है, और प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज। एक बार ध्यान से बोर्ड पर देख लो, ये लाइन यहां तक समझ में आया कि नहीं है? टोटल नंबर ऑफ डेज लीप ईयर में कितना होगा? 366। 7 से जानबूझ के डिवाइड करोगे बिकॉज एक वीक में कितना दिन होता है? 7। क्वोशिएंट आपको मिलेगा 52, दैट मींस कि 52 वीक्स तो है आपके पास, और रिमाइंडर आपको कितना मिल रहा है? 2, मतलब 2 दिन आपके पास में एक्स्ट्रा है। अगर 52 वीक्स है तो सारा डेज 52 टाइम्स तो पक्का आ गया। अब ये 2 दिन में जो भी चीज ऑकर करेगा वो सारा चीज 53 टाइम्स आ रहा होगा, और बाकी सारा डेज कितने बार आ रहा होगा? 52 टाइम्स आ रहा होगा। लेकिन 2 दिन के लिए आपको थोड़ा ध्यान से सोचना होगा कि पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब ये जो 2 दिन है, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि ये 2 दिन कैसा दिन होगा बताओ? कंजिक्यूटिव होगा कि आगे पीछे भी हो सकता है? मेरे ख्याल में कंजिक्यूटिव ही होगा। सपोज करो कि आज अगर संडे पड़ा है तो कल फिर मंडे ही होना पड़ेगा, या आज अगर मंडे पड़ गया है तो कल फिर ट्यूसडे ही होना पड़ेगा। आया बात समझ? तो इस 2 दिन का जो पॉसिबिलिटीज हम लोग डिजाइन करेंगे तो वो देखो कैसा होगा। ध्यान से सोचना एक बार कि सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू, देखो यहां पे मेरे ख्याल में अगर संडे से स्टार्ट करें तो क्या होगा बताओ? संडे और उसके साथ में मंडे, फिर क्या हो सकता है? मंडे के साथ में ट्यूसडे, फिर क्या हो सकता है? ट्यूसडे के साथ में वेडनेसडे, फिर क्या हो सकता है? वेडनेसडे के साथ में थर्सडे, फिर क्या हो सकता है? थर्सडे के साथ में फ्राइडे, फिर हो सकता है मेरे ख्याल में फ्राइडे के साथ में सैटरडे, और फिर मेरे ख्याल में एक और हो सकता है सैटरडे के साथ में संडे, और एक और ट्राई करोगे तो फिर से संडे मंडे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। लीप ईयर में टोटल दिन कितना था? 366, डिवाइड किया 7 से, क्योंकि एक वीक में कितना दिन होता है? 7। क्वोशिएंट आपके आया 52, दैट मींस कि टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितना होगा आपके पास में? 52, और एक्स्ट्रा डेज कितना बचा आपके पास में? 2। अब इस 2 दिन का एक लेकिन कैच है कि ये 2 दिन मतलब सेग्रीगेटेड नहीं हो सकता। आप मंडे के बाद में वेडनेसडे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, या मंडे के बाद में आप फ्राइडे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो जो भी ये 2 दिन आपका होगा ना, दैट हैज टू बी कंजिक्यूटिव। तो उसको इसी फॉर्मेट में से कुछ एक होना पड़ेगा कि संडे हुआ होगा तो उसके बाद मंडे आया होगा, अगर मंडे हुआ होगा तो ट्यूसडे आया होगा, इस टाइप से। तो टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स आपके सैंपल स्पेस में वो यही 7 होगा फिर से, ठीक है। बस एक खास बात ये है कि इस बार आपको चाहिए क्या? 53 वेडनेसडे। तो इसमें वेडनेसडे को सपोर्ट करने वाला जितना पॉसिबिलिटी है वो ढूंढना है आपको। तो मेरे ख्याल में 2 पॉसिबिलिटी है, अगर ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाए तो भी 53 वेडनेसडे मिल जाएगा मेरे को, और अगर वेडनेसडे थर्सडे हो जाए तो भी मेरे को क्या मिल जाएगा? 53 वेडनेसडे। इसीलिए सपोर्टिंग एलिमेंट हो गया आपका 2, टोटल एलिमेंट कितना हो गया? 7। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अभी भी कितना रहेगा? 2 डिवाइडेड बाय 7। लिखो 366 इज इक्वल्स टू 52 इंटू 7 प्लस 2। नीचे लिखो therefore लीप ईयर इज इक्वल्स टू, लीप ईयर इज इक्वल्स टू 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डे। लीप ईयर इज इक्वल्स टू 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डे। नीचे लिखो फॉर 2 एक्स्ट्रा डे, फॉर 2 एक्स्ट्रा डे सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू, सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू, इसको कॉपी कर लो। डन। नीचे लिखो हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 2/7, 2/7।
ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस ना इसी सिचुएशन पे मैं पूछता हूं आपसे, आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसके बारे में सोचना। क्वेश्चन में अगर सपोज करो कि मैं आपको बोलता कि मुझे 53 वेडनेसडे भी चाहिए और 53 थर्सडे भी चाहिए, सेम क्वेश्चन, तो आपका आंसर क्या होता? 1/7, क्योंकि फिर एक ही पॉसिबिलिटी है जो ये दोनों काम एक साथ कर पाएगा। और एक क्वेश्चन में आपसे और पूछता हूं कि मुझे एक ही लीप ईयर के अंदर में 53 वेडनेसडे भी चाहिए और साथ में 53 सैटरडे भी चाहिए, उसका आंसर क्या होगा? 0/7, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा कि वेडनेसडे भी 53 आ जाए और सैटरडे भी मेरे पास में 53 आ जाए। तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना, आप लोग थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता है। क्लियर मेरे ख्याल में? नेक्स्ट एक हेडिंग लिखो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, बोर्ड से देख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। पहले समझा देता हूं कि ये क्या होता है और फिर बात करते हैं। सपोज करो कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, टॉसिंग 1 डाइस। क्या बता सकते हो कि सैंपल स्पेस क्या होगा इसका? 1 2 3 4 5 और 6, यहां तक सब क्लियर हो गया? अगर मैं आपसे बोलूं कि E इज इक्वल्स टू गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसके फेवर में क्या क्या आएगा ये बताओ? 3,6। थोड़ा ध्यान से सोचते जाना। हाँ, अब ये मेरे ख्याल में रैंडम एक्सपेरिमेंट भी हो गया, सैंपल स्पेस भी हो गया और उसके बेसिस पर एक इवेंट भी डिजाइन हमने कर दिया, ठीक है ना? ये सारा चीज एकदम नॉर्मल है। एक नया चीज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं कि जब कभी भी आप ऐसा कुछ ई डिजाइन करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट एक और चीज एग्जिस्ट करता है, जिसका सबसे पहले तो समझो कि सिंबल ये वाला होता है, ई के ऊपर में बार, या फिर एक और सिंबल आप यूज कर सकते हो, ई के ऊपर में डैश, ठीक है? एक आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, एक आपने खुद से इवेंट डिस्क्राइब किया होगा, और फिर एक ये नया सिचुएशन आता है। इसका मीनिंग होता है नॉट ई, सिंपल। ई जो भी बोल रहा है ना, उसका आगे नॉट लगा दो, ये इस सिंबल का मीनिंग है। तो यदि आपका ई इस सिचुएशन में बोल रहा है कि गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ई बार इस सिचुएशन में क्या बोलेगा? नॉट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। और उसके हिसाब से इसके फेवर में कौन कौन आएगा, आप सोच के बताओ सर? 1 2 4 और देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ? अगर मैं ई में बोलता गेटिंग अ ऑड नंबर, तो ये बोलता है कि नॉट गेटिंग अ ऑड। अगर मैं ई में बोलता गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो ये बोलता है कि नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर। इसका कुछ खुद का डेफिनेशन नहीं होता, इसका मीनिंग बस इतना होता है कि ई जो भी बोल रहा है ना, उसको अपोज करना। आया बात समझ? थोड़ा राहुल गांधी टाइप है कि मतलब जो भी गवर्नमेंट बोलेगा उसको अपोज करना। क्लियर मेरे ख्याल में? तो इसको थोड़ा सा समझो आप, यहां तक ठीक है मेरे ख्याल? इस वाले पार्ट का प्रोबेबिलिटी बता सकते हो आप? 2/6, वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर मैं लिखना चाहूं तो कितना आएगा? 2/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या होगा इस सिचुएशन में? श्योर हो ना? ओके, 4/6। और इसी चीज को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। हाँ, और सबसे सरप्राइजिंग ये है कि आप चाहे कैसा भी एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर लो और कैसा भी आप अपना इवेंट बना लो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बना लो, एवरी टाइम यू विल फाइंड कि पीई प्लस पीई बार, इसका जो सम है ना, जैसे यहां से वेरीफाई कर लो, ये कितना है? 2/6, और वो कितना है? 4/6। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 6/6, 1। ये हमेशा वैलिड रहेगा। कोई भी सिचुएशन में आप एक ई डिजाइन करोगे और आप एक ई बार डिजाइन कर सकते हो। वट एवर यू हैव एक्सप्लेन्ड इन ई बार सिंपली क्या बोले कि वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? एंड जब आप ई और ई बार दोनों का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके ऐड करोगे तो एवरी टाइम यू विल फाइंड कि आंसर कितना आ रहा है आपका? 1, ठीक है? यहां पर ई हो गया आपका इवेंट और ई बार जो है वो क्या हो गया आपका? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या हो गया फिर से बताओ? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और ई का और ई बार का, यानी कि इवेंट का और उसके कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना आएगा? 1। ये चीज हमको याद रखना। तो यहां से हमारे दिमाग में 3 फॉर्मूला आना चाहिए। एक हो गया पीई प्लस पीई बार इज इक्वल्स टू हाउ मच? 1। दूसरा फॉर्मूला यहां से होगा, देखो कि पीई का आंसर कितना हो जाएगा एक तरीके से 1 माइनस पी ऑफ ई बार। और अगर कभी पी ई बार को सेव करते हो, इसको वहां भेजते हो तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस पी ऑफ ई, ठीक है? मतलब किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर आपको पता है तो 1 में से उसको माइनस कर दीजिए, आपको कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगा। और अगर कभी आपको कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी पता है तो उसको आप 1 में से माइनस कर दीजिए, आपको इवेंट का प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल? एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा आपके पास में, उसके बेसिस पर सैंपल स्पेस हो।
फिर उसके बाद में आप अपना कुछ एक डिजायर पुट फॉरवर्ड करोगे, वो डिजायर को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आपके डिजायर का नेगेटिव, ठीक है, कि आप जो भी मांग रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा, उसके आगे बस एक नॉट लग जाएगा। तो नॉट लगने के बाद में कुछ लोग इसके फेवर में भी आ जाएगा। फिर आपके डिजायर का प्रोबेबिलिटी और नॉट डिजायर का प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो हमेशा कितना रहेगा, 1। और ये जो नॉट डिजायर है ना आपका, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सिंबल ये वाला चाहे ये वाला यूज कर सकते हो। एंड मीनिंग इज वेरी सिंपल, मीनिंग इज व्हाट, नॉट सिंपल। ठीक है मेरे ख्याल में। एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद फिर ऑफिशियली डेफिनेशन वगैरह देखेंगे हम लोग। सबसे पहले होगा आपके पास में रैंडम एक्सपेरिमेंट, फिर आपके पास में होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस, फिर होगा आपके पास में अपना खुद का डिजाइन किया हुआ इवेंट, फिर इवेंट का कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब है कि जो भी आपने डिजायर पुट फॉरवर्ड किया है उसके आगे नॉट लगा दो, ठीक है, वो हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और मजेदार बात यह है कि इवेंट का प्रोबेबिलिटी और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना रहेगा, 1। दिस इज अ फैक्ट व्हिच इज ऑलवेज वैलिड। क्लियर मेरे ख्याल में? अब आप लिखना स्टार्ट करो। लिखूं? पहले डेफिनेशन लिख लो। इफ ई डिनोट्स, इफ कैपिटल ई डिनोट्स any event, then e bar represents the complement of event e. E bar represents complement of event e. ठीक है, आगे लिखो। हियर ई बार मीन्स नॉट हैपनिंग ऑफ ई। हियर ई बार मीन्स नॉट हैपनिंग ऑफ ई। ठीक है, एक चाहो तो एग्जाम्पल लिख लो, ये वाला नीचे लिखो एग्जाम्पल में लिखो रैंडम एक्सपेरिमेंट इक्वल्स टू, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज इक्वल्स टू, देखो टॉसिंग वन डाइस, फिर इसके नीचे लिखो S इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये हो गया सैंपल स्पेस। नीचे लिखो E इक्वल्स टू गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, अगले स्टेप में कर्ली ब्रैकेट ओपन 3,6, क्योंकि इस ई के फेवर में ये लोग होगा। नीचे लिखो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पी ब्रैकेट के अंदर ई इज इक्वल्स टू 2/6। फिर लिखो नाउ ई बार इज इक्वल्स टू नॉट ई इज इक्वल्स टू, अब नॉट ई का ज्यादा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन क्या होगा, नॉट गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, वो लाइन भी लिख लो आप ताकि याद रहे। दिस इज इक्वल्स टू नॉट गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, अगले स्टेप में कर्ली ब्रैकेट में लिखूं 1 2 4 5, और फिर उसके नीचे लिखो देयरफॉर पी ब्रैकेट के अंदर ई बार is equals to 4/6, नीचे लिखो हियर PE प्लस PE बार इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर PE प्लस PE बार इज इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज PE इज इक्वल्स टू 1 माइनस PE बार, PE इज इक्वल्स टू 1 माइनस PE बार, and PE bar is equals to 1 minus PE, ठीक है, डन मेरे ख्याल में। तो इतना ही फॉर्मूला था, ये हो गया मीनिंग और वही चीज यहां बोला हो। चलो क्वेश्चंस देखते हैं, पढ़ो इसको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर विल हैव, ये हैव नहीं होना चाहिए था, नहीं, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ये अलग है।
देखो मैं लिखा देता हूं, इसको समझ में आ जाएगा आप लोग को। लिखो पहले, इस बार पहले फिर से सोच लो एक बार कि लीप ईयर का बात चल रहा है कि नॉन लीप ईयर का बात चल रहा है। नॉन लीप ईयर का बात चल रहा है तो लिखो, सबसे पहले लिखो 365 इज इक्वल्स टू 365 इज इक्वल्स टू, अब 365 को अगर 7 से डिवाइड कर दो तो क्वोशिएंट फिर से कितना आएगा 52, तो लिखो 52 इंटू 7 और रिमाइंडर कितना आएगा इस बार 1, तो +1। नीचे लिखो देयरफॉर अ लीप ईयर, सॉरी नॉन लीप ईयर, a non-leap year is equals to 52 weeks, is equals to 52 weeks and 1 extra day, 52 weeks and 1 extra day। नीचे लिखूं for 1 extra day, for 1 extra day इस बार क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, एक एक दिन ही है तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हाँ नहीं समझ में आया। लिखो सैंपल स्पेस इक्वल्स टू फॉर 1 एक्स्ट्रा डे, उसके नीचे सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू, एक ही दिन है ना इस बार एक्स्ट्रा आपके पास, तो पॉसिबिलिटीज होगा संडे या फिर मंडे या फिर ट्यूसडे या फिर थर्सडे, फ्राइडे या फिर सैटरडे। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल। टोटल कितना ऑप्शन है, 7 है ना, कम हो गया क्या? हाँ वेडनेसडे लिखना भूल गया क्या? वेडनेसडे अब 7 हो रहा है क्या? ठीक है, और इस बार आप सोचो कि आपको 53 संडे मतलब चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, तो कौन कौन आपको फेवर करेगा? 6 लोग, आपका आंसर हो जाएगा 6/7। नीचे लिखो हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 6/7। ठीक है, अब ये इसको सॉल्व करने का फालतू मेथड, लेकिन दिमाग में आपके यही आएगा एग्जाम में हो सकता है। एक इसका शॉर्टकट मेथड भी हो सकता है। शॉर्टकट मेथड ये हो सकता है, जैसे मेरे को पता है कि अगर 53 संडे चाहिए तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/7। ये फैक्ट अगर मेरे को याद है ना तो मैं इसको 2 लाइन में सॉल्व कर सकता हूं। 53 संडे का होना और 53 संडे का नहीं होना, ये दोनों आपको लगता है कि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ठीक है, तो अगर 53 संडे होने का प्रोबेबिलिटी 1/7 है तो नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1 - 1/7 विच इज इक्वल्स टू 6/7। तो वैसे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लिखो मेथड 2 में लिखो E इज इक्वल्स टू गेटिंग 53 संडे। अगर इसको आप इवेंट मानते हो तो E बार इज इक्वल्स टू नहीं मैं बोल रहा हूं, लिखो E इज इक्वल्स टू गेटिंग 53 संडेज, ऐसा आप मान लो। तो E बार का मीनिंग क्या होगा, लिखो नॉट गेटिंग 53 संडेज। आपके क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है वो ई बार पूछा है कि ई पूछा है? ई बार पूछा है, तो लिखो नाउ पी ऑफ ई बार इज इक्वल्स टू 1 - पी ऑफ ई। और इस सिचुएशन में जो आपने ई बना के रखा है, पढ़ो एक बार फिर से, ई क्या है आप गेटिंग 53 संडे, उसका प्रोबेबिलिटी आप चाहो तो स्टैंडर्ड वे में याद भी रख सकते हो कि नॉन लीप ईयर के लिए इट विल बी 1/7, सो दिस इज इक्वल्स टू 6%। ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते। ठीक है, आया समझ? पढ़ो इसको। 2 players, Sangeeta and Reshma, play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is इतना. What is the probability of Reshma winning the match? देखो 2 ही प्लेयर अगर है तो ये तो मानो कि ये जीतेगा या फिर वो जीतेगा। ठीक है, और इसमें हम लोग को संगीता के जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया है 0.62, तो रेशमा के जीतने का कितना होगा 1 - 0.62। ठीक है, क्योंकि रेशमा का जीतना विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ संगीता का जीतना। आया बात समझ? लिखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 - 0.62 दैट इज इक्वल्स टू कितना 0.3। इसको और एक्सप्लेन करूं कि आ गया समझ में?
डन ना ये वाला। नेक्स्ट इसको देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ लो पहले एक बार। देखो दो फ्रेंड है सविता और हमीदा, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल हैव डिफरेंट बर्थडेज एंड सेम बर्थडे। ठीक है, पहले मैं ना सेम बर्थडे पे ही बात कर रहे थे, ठीक है, फिर डिफरेंट बर्थडे पे बात करूंगा। अगर आपको सेम रखना है तो आप सोचो, देखो दो आदमी है ना, एक सविता है और एक हमीदा है। अभी सविता के लिए आप सोचो कि पैदा लेने का टोटल पॉसिबिलिटीज कितना है, 365, कोई भी दिन पैदा हो सकता है। और हम लोग को बोल दिया कि इग्नोरिंग अ लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर का ही बात करेंगे हम। तो नॉन लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होगा, 365। सविता के लिए आई विल से कि सारा पॉसिबिलिटीज ओपन है, और सविता के लिए हर एक दिन ही फेवरेबल है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी दिन पैदा हो जाए। लेकिन हमीदा के लिए अगर आप बात करोगे तो अगर सेम बर्थडे मेंटेन करना है ना, तो टोटल पॉसिबिलिटी तो इस बेचारी के लिए भी 365 है, ठीक है। लेकिन अगर ये अपना बर्थडे सविता के साथ में मैच कराना चाहती है, तो सविता जिस किसी भी दिन पैदा हुई होगी, इसके लिए फेवरेबल तो बस वही एक दिन है। सोच के देखो आप मैं क्या बोल रहा हूं। सविता के लिए 365 ऑप्शन है, और सेम बर्थडे रखने के लिए सारा ऑप्शन ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कहीं भी पैदा हो जाए। लेकिन हमीदा को अगर सविता के साथ में बर्थडे मैच करा के पैदा होना है, तो टोटल पॉसिबिलिटी तो अभी भी उसके लिए कितना है, 365। लेकिन फेवरेबल पॉसिबिलिटी कितना है, मान लो कि इसका बर्थडे था 12 जुलाई 2024, तो इसके लिए फेवरेबल ऑप्शन तो सिर्फ एक ही हुआ ना, 12 जुलाई। नहीं आया समझ, टोटल ऑप्शन 365 है, कभी भी पैदा हो सकता है। लेकिन अगर इसके साथ में बर्थडे मैच कराना है तो फेवरेबल ऑप्शन कितना है, सिर्फ एक। आया बात समझ, इसीलिए यहां आ जाएगा 1 और ये दोनों कट जाएगा। फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 1/365। अभी थोड़ा सा डिफरेंट बर्थडे का बात कर लेते हैं एक बार। देखो अगर डिफरेंट रखना है आपको, तो यहां पर आप रखो सविता, और यहां पर वापस से सोचो हमीदा, और अब वापस से उसी स्टाइल में सोचो। ये सविता के लिए आई थिंक सब कुछ ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल पॉसिबिलिटी 365, फेवरेबल पॉसिबिलिटी 365, क्या फर्क पड़ता है, कभी पैदा हो जाए। लेकिन हमीदा के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सोचोगे तो टोटल पॉसिबिलिटी 365। अगर डिफरेंट बर्थडे रखना है तो जिस दिन सविता पैदा हुई उस दिन को पैदा नहीं हो सकती है। आया बात समझ, मैं फिर से एक बार बोलता हूं, देखो टोटल पॉसिबिलिटी अभी भी 365 है, लेकिन बर्थडे का चेंज करना है तो जिस दिन सविता का जन्म हुआ था वो दिन पे वो हमीदा पैदा नहीं हो सकती। तो हमीदा के लिए फेवरेबल ऑप्शन कितना होगा डिफरेंट बर्थडे के लिए, 364, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास में 364, ठीक है। और ये दोनों वापस से कैंसल ऑफ, आंसर आपका बचेगा 364/365। इसको पाने का एक और रास्ता हो सकता था, वो सॉल्व करने के बाद सोचो क्या, जब सेम बर्थडे का 1/365 है तो डिफरेंट बर्थडे तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया ना, ठीक है। तो आप डायरेक्टली मेथड 2 में ये भी कर सकते थे कि डायरेक्टली 1 - 1/365 एंड दिस इज इक्वल्स टू कितना, 364/360, ठीक है। हालांकि यही वाला बेटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है। लिखो पहले, लिखो फॉर, मैं क्या करूं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के हिसाब से लिखाऊं कि ऐसे नॉर्मली लिखा दूं, कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से, ठीक है। लिखो फॉर डिफरेंट बर्थडे, फॉर डिफरेंट बर्थडेज required probability is equals to, required probability is equals to, देखो 365/365 into 364/365, 365/365 यहां ऊपर से बोर्ड से कॉपी कर सकते हो, देखो 365/365 into 364/365, और बचेगा आपके पास में 364/365। नेक्स्ट लिखो फॉर सेम बर्थडे, फॉर सेम बर्थडे। अब एक बार मेरी तरफ देखो, डिफरेंट का हमने मैनुअली निकाल लिया, और सेम जो है वो उसका क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो इसका आंसर कैसे आ सकता है, 1 - वो वाला, और सॉल्व करके यही निकलेगा, ठीक है। लिखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 -
364 बाई 365, 1 माइनस, यहाँ बोर्ड से देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, 1 माइनस 364 अपॉन 365, और सॉल्व करने पे ये बचेगा आपके लिए 1 बाई 364। ठीक है, नेक्स्ट इसको पढ़ो एक बार, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताओ एक बार, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो जब कभी भी ऐसे एरिया के कॉन्टेक्स्ट में आप बात करोगे ना, तो फेवरेबल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ये आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर हो। ठीक है, अभी क्रैश करने के लिए पूरा जंगल और ये लेक भी है उसके पास में, तो टोटल एरिया पहले आपको निकालना होगा। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा आपका, क्या चीज का प्रोबेबिलिटी मांग रहा है आपसे, लेक में क्रैश होने का, तो फेवरेबल एरिया कौन सा हो जाएगा, लेक वाला एरिया। ठीक है, लिखो पहले एक नोट लिखो इस क्वेश्चन के लिए, नोट में लिखना, इन केस ऑफ एरिया, इन केस ऑफ एरिया, नीचे लिखो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। अच्छा, अभी इस फोटो को देख के कोशिश करो आंसर बताने का, टोटल एरिया कितना होगा इसमें बताओ। ये वाला चीज मेरे ख्याल में 9 किलोमीटर है, और ये वाला चीज ओवरऑल कितना है 4.5 किलोमीटर, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 9 इंटू 4.5। और फेवरेबल एरिया के बारे में अगर आप सोचोगे तो ये वाला 2 किलोमीटर दिया हुआ, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो 2.5, और ये पूरा अगर 9 था और ये वाला पार्ट अगर 6 है तो ये कितना हो जाएगा 3, तो लेक का एरिया कितना हो जाएगा 3 इंटू 2.5। तो लिखूं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में 9 इंटू 4.5, 3 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4.5। समझ में आया, 9 इंटू 4.5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल एरिया, और 3 इंटू 2.5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फेवरेबली। क्लियर, ठीक है, इसको ट्राई करो। देखो सुनो ध्यान से, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ऐसा एक रीजन है, ठीक है, और आप मान लीजिए कि अपने दोस्त के साथ में कुछ खेल वेल रहे हैं, ऐसा डाइस आपके हाथ में, आप उठा के फेंकेंगे इस टेबल, फेंकने के बाद में वो तो मान लो कि रेक्टेंगल के कोई भी एरिया में जाके अटक सकता है। आपसे ये पूछ रहा है कि आप जो डाइस फेंकेंगे ना इस वाले टेबल के ऊपर में, वो इस सर्कल के अंदर जाके अटकेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या। ठीक है, तो फेवरेबल एरिया हो गया आपका सर्कल वाला, और टोटल एरिया हो गया आपका रेक्टेंगल वाला। क्लियर है मेरे ख्याल में, टोटल एरिया का वैल्यू बता सकते हो यहाँ से 6, 3 इंटू 2, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 इंटू 2, ठीक है। और ऊपर क्या रहेगा आपके पास में सर्कल का एरिया, सर्कल का डायमीटर आपको कितना बताया हुआ है 1, तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा, या हाफ बोल सकते हैं, चलेगा ना। अरे नहीं देखो, आज आप सारा उल्टा उल्टा बोल रहे हो, इसे कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता जाएगा। हाँ हाँ मैं बता दूं, नीचे आ जाएगा मेरे ख्याल में 3 इंटू 2, मीटर स्क्वायर को एक्चुअली इसलिए इग्नोर कर रहे हैं ना, क्योंकि नीचे भी आएगा ऊपर भी आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी में कभी कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए इग्नोर कर रहे हैं। और अगर रेडियस मतलब डायमीटर इसका 1 था, तो रेडियस कितना हो जाएगा हाफ, और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता था पाई आर स्क्वायर, कोई 2 पाई आर बोल रहा है, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर, तो मेरे ख्याल में ये हो जाएगा पाई इंटू रेडियस का वैल्यू हाफ, तो ये आपका आंसर रहेगा कुछ, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा पाई इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 6, और फाइनली इट विल बी पाई डिवाइडेड बाई 24, यही आंसर रहेगा आपका। अब ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि पाई की जगह पर 22/7 आप बिठा दीजिए, और काट वाट के फिर से कोई एक फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। और पॉइंट में अगर लोगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, इसलिए इग्नोर कर रहे हैं पॉइंट को यहाँ। क्लियर है मेरे ख्याल, ठीक है। हाँ क्या यूनिट्स कहाँ गया वो, ये लड़का साइंस क्लास में ध्यान नहीं देता है हमको। देखो मीटर स्क्वायर ऊपर भी था नीचे भी था, और फिर धार वाला चक्कू लेके काट दिया। अच्छा क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब देखो यहाँ तक पढ़ने के बाद ना स्टूडेंट लोग का जनरल परसेप्शन ये रहता है कि प्रोबेबिलिटी एक बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन इस मोह को सीबीएसई ने आज से 1 साल पहले भंग किया। ये वाला सवाल पूछे, पढ़ो। हाँ, इसका दूसरा पार्ट जो है वो ये है, मतलब ये है क्वेश्चन, वो आपको एक सिचुएशन एक्सप्लेन किया हुआ था
और उसके बेसिस पर ये वाला पूछा। बाकी पढ़ लो, एक बार और पढ़। सुनो, डिस्कस करना एक बार स्टार्ट कर रहे हैं, समझा रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से देख लो। ये बोल रहे हैं कि मिडिल स्कूल डिसाइडेड टू रन द फॉलोइंग स्पिनर गेम एज अ फंड रेजर ऑन क्रिसमस कार्निवल, जिसमें आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ कि मेकिंग पर्पल का मतलब है कि स्पिन ईच स्पिनर वंस, इसको भी एक बार घुमा दो और इसको भी एक बार घुमा दो, एंड ब्लू एंड रेड मेक पर्पल, सो इफ वन स्पिनर शोज रेड अनदर ब्लू देन यू विन। मतलब ऐसा है कि यहाँ से एक रंग मिलेगा आपको और यहाँ से एक रंग मिलेगा। थोड़ा आर्टिस्टिक बात भी है कि दो रंग को मिलाने से एक नया रंग बन जाता है। तो ये बोल रहा है कि मेकिंग पर्पल का मतलब है कि रेड और ब्लू मिला के पर्पल बनाएगा। ठीक है, अब सपोज करो कि इसको आप घुमाए और इसको आप घुमाए, तो यहाँ पर भी कोई एक कलर आएगा और यहाँ पर भी कोई एक कलर आएगा। ठीक है, उन दोनों में से अगर एक आदमी रेड आया और एक आदमी ब्लू आया तो आपका पर्पल बन गया। मतलब यहाँ से रेड मिला, यहाँ से ब्लू मिला, पर्पल बन गया। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से रेड मिले बट वहां ब्लू है ही नहीं, तो चलो एक ही तरीके से पर्पल बन पाएगा हमारा। यहाँ से क्या मिले हमको, रेड, और यहाँ से हमको क्या मिले, ब्लू। ठीक है, उसके आगे ये बोल रहे हैं कि वन सच आउटकम इज रिटन एज आरबी, मतलब यहाँ से आप जो भी चीज मिलेगा आपको वो आपका यहाँ नोट डाउन होगा लेफ्ट में, और यहाँ से जो भी कलर आप ऑब्टेन करोगे वो राइट में नोट डाउन होगा, और लिखने का तरीका आपका ये वाला होगा आरबी, और आरबी मिलने से ही आपका पर्पल बनेगा एंड यू विल विन द गेम। क्लियर है यहाँ तक? अब ये हो गया सिचुएशन का डिस्क्रिप्शन, दिस वाज अ केस स्टडी। अब आप क्वेश्चंस को देखो। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द गेम। ठीक है, दिस इज वेरी इजी, थोड़ा सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां से आपको क्या क्या कलर मिल सकता है बताओ, क्या क्या, रेड ग्रीन येलो, और यहां से क्या क्या मिल सकता है, रेड ब्लू ग्रीन। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखो मैं आपको एक टेक्निक भी बताता हूं इसके लिए। यहाँ के लिए एक बार फिर से बताता हूँ, आर जी वाई ना, फर्स्ट वाले के लिए आर जी और क्या था, वाई, और नेक्स्ट वाले के लिए क्या था बताओ, आर बी जी, तो नेक्स्ट वाले के लिए था आर बी जी। अभी क्या कि यहां से भी कोई भी आ सकता है और यहां से भी कोई भी आ सकता है, तो आप इसको ऐसे सोचो, लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द गेम। पहला का आंसर कर रहे हैं तो यहां से आर उठाओ और इसका जोड़ा सबके साथ बनाओ, तो क्या आ सकता है बताओ, आर आर, आर बी और आर जी। आया समझ? फिर आप फर्स्ट वाले से जी पिक करो और जितना पेयर क्रिएट कर सकते हो क्रिएट करो। क्या होगा बताओ, मानो कि फर्स्ट वाले पे जी आया, सेकेंड वाले पे क्या आ गया, आर, फिर क्या हो सकता है बताओ, जी के साथ में बी, और फिर क्या हो सकता है बताओ, जी के साथ में आई थिंक जी। आया समझ? फिर आप फर्स्ट वाले स्पिनर पे हो सकता है कि येलो पिक कर लो, ठीक है, और फिर से आप सेकंड वाले स्पिनर से सारा कलर एक एक बार पेयर करके उठाओ, तो क्या आएगा बताओ। आई थिंक नेक्स्ट सेट अगर मैं क्रिएट करूं, येलो, येलो के साथ में क्या, रेड, फिर क्या, येलो के साथ में ब्लू, और येलो के साथ में ग्रीन। ये हो गया आपका 9 पॉसिबल आउटकम। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? सोचो ये क्लियर है मेरे ख्याल में। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल। पर्पल कैसे बन रहा था, इसमें रेड और इसमें ग्रीन मिलने के बाद, ग्रीन नहीं सॉरी क्या, ब्लू मिलने के बाद। अब देखो कि रेड और ब्लू कितने बार आए, एक ही बार आया, ठीक है मेरे ख्याल में, और टोटल आउटकम कितना आ सकता है, 9। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/9। सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 1/9। देखो यहां तक सब कुछ ओके है कि नहीं ओके, पक्का। अभी थर्ड का फर्स्ट पार्ट पढ़ो एक बार अच्छे से और फिर बात करते हैं। लिखो थर्ड पार्ट के लिए, ये फर्स्ट से ही लिख लो आप, फर्स्ट का भी लिख लो। लिखो सैंपल स्पेस इक्वल्स टू, फर्स्ट पार्ट के लिए सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू, ये कॉपी करो, आर 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 बी आर जी, जी आर जी बी जी जी, वाई आर वाई बी वाई जी। और एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे आया ये वाला। देखो फर्स्ट वाले में आर जी वाई का ऑप्शन था, सेकेंड वाले में आर बी जी का ऑप्शन था। इसका एक पिक करो आर और फिर सबके साथ पेयर अप करो, फिर सेकेंड पिक करो सबके साथ पेयर अप करो, फिर थर्ड पिक करो सबके साथ पेयर अप करो, और आपको आपका सैंपल स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, आगे लिखो, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए लिखो, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1/9। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1/9। लिखो थर्ड पार्ट के लिए लिखो, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट वन, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट वन इज इक्वल्स टू, देखो बताओ मेरे को कि
जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/9, और कितना लोग ट्राई करेगा 99, तो लोग कितना जीतेगा उसका आंसर होगा 99 इंटू 1/9। ठीक है, लिखो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 1 इज इक्वल्स टू 1/9 इंटू 99, दिस इज इक्वल्स टू कितना है 11। नीचे लिखो हेंस द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु लॉस्ट, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु लॉस्ट इज इक्वल्स टू, टोटल पार्टिसिपेंट कितना था 99, 11 लोग जीता होगा, कितना लोग हारा हो 99 माइनस 11 विच इज इक्वल्स टू 88, तो लिखो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट लॉस्ट इज इक्वल्स टू 88। ठीक है, अब एक बार बोर्ड पे देखो, स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में सोचो एक बार कि जो पार्टिसिपेंट जीतेगा उसको 10 रुपया स्कूल देगा, और जो पार्टिसिपेंट हारेगा उससे 5 रुपया स्कूल को मिलेगा। आ रहा बात समझ यहां तक? लिखो हेंस द फी कलेक्टेड इज इक्वल्स टू, हारा कितना पार्टिसिपेंट है बताओ एक बार 88, तो स्कूल के पास में पैसा आया कितना होगा 88 इंटू 5, और जीतना कितना लोग 11, और स्कूल के पास से कितना पैसा गया होगा इनके लिए 11 इंटू 10। आया बात समझ? तो वो चला जाएगा माइनस में। तो इसको परफॉर्म करके देखो क्या आ रहा है 440 माइनस 110 ना, और सॉल्व करने पे ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 330। तो ये हो गया आपके थर्ड के फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्लियर है? और फर्स्ट पार्ट अगर हो गया फिर तो सेकंड पार्ट भी हो ही जाएगा। पढ़ के देखो, इफ द सेम अमाउंट ऑफ 5 हैव बीन डिसाइडेड फॉर विनिंग और लूजिंग, मतलब पहले था कि विनिंग के लिए 10 रुपया जाएगा और लूजिंग से 5 रुपया आएगा। अब अगर विनिंग लूजिंग दोनों को 5-5 कर दिया तो फिर पूछ रहा है कि देन हाउ मच फंड हैज बीन कलेक्टेड बाय द स्कूल। सेम ही क्वेश्चन, इस बार आपका आंसर क्या हो जाएगा 88 इंटू 5 माइनस 11 इंटू 5। लिखूं थर्ड का सेकंड पार्ट के लिए, फंड कलेक्टेड इज इक्वल्स टू 88 इंटू 5, 88 इंटू 5 माइनस 11 इंटू 5, तो 440 माइनस कितना 55। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है 3, हाँ इतना ही दिया। ठीक है, यहां पर प्रोबेबिलिटी का सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह खत्म, ओवर।